हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल मिशन एमपी टेड में। दोस्तों मैं सुनील अहिरवार आप सभी का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आगामी पात्रता परीक्षा 2026 के नज़रिए से हिंदी विषय के लिए। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सॉरी, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक। ऑप्शन बी है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। ऑप्शन सी है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। ऑप्शन डी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा अधिगम को जो है कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लेना पड़ती है और ये कथन सही नहीं है। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में ये कथन सही नहीं है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है आवृत्ति का सिद्धांत, बी है पुनर्बलन का सिद्धांत, सी है चिंतन मनन का सिद्धांत, डी है नियोजन का सिद्धांत। तो सेकंड का जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नियोजन का सिद्धांत जो है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भाषा संरचनात्मक पद्धति प्रक्रिया की प्रमुख इकाई है। संरचनात्मक पद्धति प्रक्रिया की प्रमुख इकाई है। ऑप्शन ए है वर्ण, बी है शब्दक्रम, सी है वाक्य और डी है शब्द। तो थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाक्य जो है संरचनात्मक पद्धति प्रक्रिया की प्रमुख इकाई है, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है बताना है। ऑप्शन ए है बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतंत्र रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। सी है सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। और डी है बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में चलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो फोर्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे की भाषा शिक्षा के संदर्भ में जो है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, यह कथन असत्य है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग खालिस्तान है। निम्न में से भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और अमुद्रित का प्रयोग खालिस्तान है। ऑप्शन ए है समावेशी कक्षाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग नहीं देता। बी है बच्चे की भाषा के आकलन में अनिवार्य नहीं है। सी है भाषा की कर्तव्य निष्ठा का घोतक नहीं है। और डी है समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। तो फिफ्थ का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है। तो भाषा कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों मुद्रित और प्रयोग जो है समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा या कौन से भाषा का या भाषा के मुख्य तत्व हैं? निम्न में से कौन सा या कौन से भाषा के मुख्य तत्व हैं? ऑप्शन ए है चिन्ह, बी है संकेत और सी है ध्वनि, डी है चिन्ह संकेत ध्वनि। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, जो चिन्ह संकेत और ध्वनि ये तीनों ही जो है भाषा के मुख्य तत्व हैं, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि कौन सी है? वर्णनात्मक शिक्षा की सही विधि बताना है। ऑप्शन ए है गद्य प्रणाली, बी है शब्दार्थ प्रणाली और सी है असंतृप्त प्रणाली और डी है व्यास प्रणाली। तो 7th का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शब्दार्थ प्रणाली जो है वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है भाषा शिक्षण के संदर्भ में आता है बताना है। ऑप्शन ए है केवल व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, बी है केवल स्वतंत्रता का सिद्धांत, सी है केवल अनुकरण का सिद्धांत और डी है स्वतंत्रता का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत एवं व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 8 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत, ये तीनों ही भाषा शिक्षण के सिद्धांत में आते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है। कौन सी शिक्षक सहायक सामग्री में मल्टीमीडिया साधन नहीं है। ऑप्शन ए है दूरदर्शन, बी है पाठ्यपुस्तक, सी है चलचित्र और डी है रेडियो। तो मैं आपको बता दूं, जो पाठ्यपुस्तक जो है मल्टीमीडिया साधन नहीं है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि यह है। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि यह है। ऑप्शन ए उद्बोधन विधि, बी है वचन विधि, सी है स्पष्टीकरण विधि और डी है यह सभी। तो 10 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्द व्याख्या की प्रमुख विधि उद्बोधन विधि भी है, वचन विधि भी है और स्पष्टीकरण विधि भी है, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, समुच्चयबोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। समुच्चयबोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है पूर्ण विराम, बी है अल्पविराम, सी है अर्धविराम, डी है अविराम। तो 11 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल्पविराम जो है समुच्चयबोधक अव्यय का लोप होने पर प्रयुक्त होता है, इसलिए बी यहाँ पर का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम है सॉरी। तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर LSRW अगर पढ़ा होगा तो आपको इसका क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तो ऑप्शन ए है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, बी है लिखना बोलना पढ़ना सुनना, सी है सुनना पढ़ना बोलना, डी है पढ़ना बोलना सुनना लिखना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम होगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। तो सुनना से लिसनिंग एल, और बोलना से स्पीक, और पढ़ना से आर रीडिंग, और लिखना से LSRW, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक क्रम होगा हमारा सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इसलिए ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। ऑप्शन ए बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है, बी है ये बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मक और चिंतन को बढ़ावा देती हैं, बी है ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, और ऑप्शन डी है ये पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में जो है ये बच्चों की कल्पना शक्ति सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है, इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है खालिस्तान कहलाता है। आसान सा क्वेश्चन। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए है अभ्यागत, बी है गणमान्य, सी है असामयिक और डी है अतिथि। तो 14 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अतिथि जो है ऐसा व्यक्ति है जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित होता है, तो अतिथि कहलाता है, इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। दोस्तों ये गद्यांश मैंने लिया है, आप सभी को इसको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ के और इसके कुछ प्रश्न लिए गए हैं, तो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए खालिस्तान से होता है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए खालिस्तान से होता है। ऑप्शन ए है कर्म तंतु के उत्पादन, और बी है धर्म तंतु के उपादान, सी है मर्म तंतु के उपादान और डी है नर्म तंतु के उपादान। तो 15 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु के उपादान से होता है, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ खालिस्तान है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ खालिस्तान है। ऑप्शन ए है नियोजन, बी है अपेक्षित, सी है अनावश्यक और डी है अनपेक्षित। तो 16 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और आप गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे तो ये जो यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं आप अच्छे से फिल कर लेंगे इनको। तो ऑप्शन ए है स्वप्न स्वप्न, बी है श्रद्धा श्रद्धा, सी है स्वप्न श्रद्धा और डी है भाव अभिमान। तो 17 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वप्न पहले वाले में आएगा आपका स्वप्न और सेकंड में आ जाएगा श्रद्धा। तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार को अलग करना चाहता है। ऑप्शन बी है प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं ही पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। ऑप्शन सी है यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। ऑप्शन डी है प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं पर श्रद्धा का चिंतन हम आंख बंद किए हुए करते हैं। तो 18 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो असत्य कथन होगा आपका वो हो जाएगा प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं पर श्रद्धा का चिंतन हम आंख बंद किए हुए करते हैं। बाकी तीनों हमारे ये करेक्ट हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए डी हमारा यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम में खालिस्तान पक्ष और श्रद्धा में खालिस्तान पक्ष होते हैं। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम में खालिस्तान पक्ष और श्रद्धा में खालिस्तान पक्ष होते हैं। ऑप्शन ए है 2 और 3, बी है 2 और 2, सी है 3 और 3, डी है 4 और 2। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 और 3। तो प्रेम में जो है दो पक्ष और श्रद्धा में 3 पक्ष होते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा शब्द श्रद्धा का पर्यायवाची नहीं है। श्रद्धा का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए है निष्ठा, बी है आस्था, सी है घृणा और डी है विश्वास। तो श्रद्धा का जो हमारा पर्यायवाची शब्द नहीं होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घृणा। जो है घृणा शब्द जो है श्रद्धा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी सारे निष्ठा, आस्था और विश्वास तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं श्रद्धा के, बाकी घृणा हमारा अनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, बाघ के दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन कीजिए। बाघ के है दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका के लिए निम्न में से एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है नक्सिक, बी है दिभावी सारिका और सी है नदी मृतक और डी है पारित्यक्ता। ऑप्शन ए है नक्सिक, बी है दिभावा सारिका, सी है नदी मृतक और डी है पारित्यक्ता। तो 21 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिभावी सारिका जो है अपने प्रिय से दिन में मिलने वाली नायिका के लिए एक शब्द होगा आपका दिभावी सारिका, इसलिए बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से लोकप्रिय में कौन सा समास है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न, समास से रिलेटेड प्रश्न आया है। लोकप्रिय में कौन सा समास होगा। ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, बी है कर्मधारय समास, सी है तत्पुरुष समास, डी है द्विगु समास। तो 22 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोकप्रिय में जो है तत्पुरुष समास होगा, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
एक गद्यांश आया था, एक ये पद्यांश आया है। आप सभी को इसको अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरा पढ़ा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रस्तुत कविता का मूल स्वर खालिस्तान है। प्रस्तुत कविता का मूल स्वर खालिस्तान है। ऑप्शन ए है पर्यावरण संकट, बी है मानव को महानता, सी है विलुप्त प्रजातियाँ और डी है आज़ादी। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रस्तुत कविता का जो मूल स्वर है वो पर्यावरण संकट है, इसलिए ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुल्हाड़ियों का वार कौन सहता है। कुल्हाड़ियाँ आप सभी को, यदि आप गांव से रिलेटेड हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। कुल्हाड़ियाँ का वार कौन सहता है। ऑप्शन ए है वृक्ष, बी है वन, सी है डाली और डी है पुष्प। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, कुल्हाड़ियों का वार जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वृक्ष सहते हैं। कुल्हाड़ियों का वार जो है वृक्ष सहते हैं, इसलिए ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पी रहा होगा। पी रहा होगा में कौन सा क्रिया शब्द है। क्रिया शब्द बताना है, तो आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो पीना जो है, पी रहा होगा में पी जो है क्रिया शब्द है। पीना एक क्रिया है, पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, जो भी पीना है, पी मतलब क्रिया है, तो इसलिए डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में धमस का अर्थ खालिस्तान है। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में धमस का अर्थ खालिस्तान है। ऑप्शन ए धर्म को मानने वाला, बी है दिल दहलाने वाली आवाज़, सी है देवताओं को जल चढ़ाना और डी है उद्देश्य। तो मैं आपको बता दूं, धमस का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा दिल दहलाने वाली आवाज़, इसलिए बी हमारा यहाँ पर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, स्त्री का विपरीतार्थी शब्द होगा। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो स्त्री का आप सभी का नाम सुनते ही समझ में आएगा, स्त्री का जो है पुरुष होगा विपरीतार्थी शब्द, इसलिए 27 का हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, नदिया का एक वचन। नदियाँ जो है बहुवचन है, तो नदियाँ का एक वचन बताना है। ऑप्शन ए है नदी, लेकिन इसमें नदी में छोटी की मात्रा है, ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी है नदियों, नदियों तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन सी है नदी और ऑप्शन डी है नदियाँ। तो मैं आपको बता दूं, नदियाँ का जो एक वचन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नदी। बाकी ये नदी गलत लिखा है, नहीं तो ये भी हो सकता था, और ये भी बहुवचन और ये भी बहुवचन, इसलिए सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्यासा में कौन सा प्रत्यय है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न। प्यासा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय बताना है आपको। उपसर्ग और प्रत्यय यदि आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो ऑप्शन ए है प्यास, बी है आ, सी है छोटा आ, डी है सा। तो मैं आपको बता दूं 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जो है बड़ा आ, प्यासा में जो है बड़ा आ प्रत्यय है, इसलिए बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, निम्न में से खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते या बनाता है। निम्न में से खालिस्तान मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते या बनाता है। ऑप्शन ए है केवल भाषा, बी है केवल विषय वस्तु, सी है केवल प्रस्तुतिकरण और डी है भाषा विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण। तो मौखिक अभिव्यक्ति को कौन सफल बनाता है बताना है। तो मैं आपको बता दूं, भाषा विषय वस्तु और प्रस्तुतिकरण, ये तीनों ही जो है मौखिक अभिव्यक्ति को सफल बनाते हैं, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन आपके यहीं पर कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है MP टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 की तैयारी बहुत ही अच्छे से हमारे चैनल से जुड़कर कर सकें। और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सहपाठियों के साथ, जो भी आगामी पात्रता परीक्षा MP टेट 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।